हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ लिया था, फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया था, डाइपोल मोमेंट निकालना सीख लिया था। आज की क्लास का टॉपिक ये है कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उस कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर कितना है, उसी को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आयनिक नेचर इन्हें क्या बेटा, कोवलेंट कंपाउंड, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट से। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में कितना ज़्यादा आयनिक नेचर है उसी को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट। इससे पहले जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था आयनिक कंपाउंड में, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है उसको हमने कैसे पढ़ा था, फेजांस रूल या पोलराइजेशन से। आज हम लोग कोवलेंट कंपाउंड में अब क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक करेक्टर को पढ़ रहे हैं। आयनिक करेक्टर इन्हें कोवलेंट कंपाउंड, इसी को क्या पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट। पहले रुक करके समझते हैं, फिर देखते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है। कोई दिक्कत? डाइपोल मोमेंट बेसिकली है क्या, आयनिक नेचर इन कोवलेंट कंपाउंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में कितना ज़्यादा आयनिक नेचर है उसी को हम लोग किसे पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट। पहले डाइपोल समझते हैं है क्या। ये डाइपोल जो वर्ड है ना, आपको दो जगह मिलेगा, एक फिजिक्स में भी मिलता है, दूसरा यहाँ पे केमिस्ट्री में भी मिलता है। डाइपोल की कब होता है, जब कोई स्मॉल चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पे है, व्हेन ए स्मॉल चार्ज इज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। ये फिजिक्स का डिफिनेशन है। ये कब हो सकता है, ध्यान से समझना। समझना, कोई मैं एक कंपाउंड लेता हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और दूसरा मैं एक कंपाउंड लेता हूं जिसमें हाइड्रोजन एंड किसके बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना। दोनों एटम में फर्क क्या है, H और H के बॉन्ड में, H और Cl के बीच में फर्क क्या है। H और H के जो बीच में बॉन्ड है ये दोनों सेम एटम के बीच में है, इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक। और यहाँ H एंड Cl के बीच में जो दो डिफरेंट एटम के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो एटॉमिक। लेकिन दोनों जो है, दोनों डाई एटॉमिक है। दोनों जो है, दोनों कैसा है, डाई एटॉमिक है। अब पहले वाले केस में देखो, दोनों एटम क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों एटम क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। क्या दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस होगा, ना। कहोगे देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन दूसरा जो है HNCl, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज, देयर इज ए सेपरेशन ऑफ। अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तुम कहोगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। इस पे क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे किसके टुवर्ड जाएगा, क्लोरीन पे। तो इस पे पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस, इस पे पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस। बोलो क्या ये कंप्लीट चार्ज आएगा, प्लस माइनस। तुम कहोगे नहीं, चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली माइनस चार्ज, और पार्शियली कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो हाँ कि ना। कंप्लीट चार्ज कब आता, जब ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता तब कंप्लीट चार्ज आता। पार्शियली चार्ज कब आ रहा है, जब ये बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे पार्शियली क्या आ गया, चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ये जो मॉलिक्यूल आ गया, ये चार्ज सेपरेशन जैसे, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर या नॉन पोलर, ये पोलर नेचर का हो गया। और यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज है क्या, नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब पोलर नेचर आने की वजह से क्या हो गया कि इसमें कुछ आयनिक करेक्टर आ गया, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। और जब कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज है, बॉन्ड लेंथ काफी छोटा एंगस्ट्रॉम में होता है, यहीं पे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, डाइपोल हो गया। व्हेन ए स्मॉल चार्ज इज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। व्हेन ए स्मॉल चार्ज इज सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, डाइपोल। और डाइपोल हमेशा क्या होता है, डाइपोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेटेड होगा उतना ज़्यादा उसका डाइपोल का नेचर होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डाइपोल का क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल क्या है, एक, और तुम फिजिक्स में पढ़े होगे, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एट विच है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्यू क्या है, चार्ज जो सेपरेटेड हुआ है, और डी क्या है, डिस्टेंस। जितना प्लस चार्ज इस पे आएगा उतना ही माइनस चार्ज इस पे भी जाएगा, तो चार्ज का नेचर अलग अलग होगा लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। तो क्यू क्या है, तुम कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, बोलो हाँ ना। और ये म्यू क्या है? तुम इसी को कहोगे डाइपोल मोमेंट। क्या कहोगे इसको? डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू डी हो गया। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरी बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। किसकी बात आती है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है वही डाइपोल का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया है? H से Cl। तो डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा भी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो अगर यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन लिखूं तो ये डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा। जब तुम पीडीएफ से लिखते हो तो तुम क्या करते हो? एक साथ लिखना स्टार्ट कर देते हो। जब तुम लेक्चर के साथ लिखते हो तो हमेशा तुम समझ कर लिखते हो कब मैं कौन चीज़ लिख रहा हूँ। तो ये डाइपोल जो एरो मैंने दिखाया ग्रीन पेन से, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? डाइपोल है। हेड टू क्या होगा? टेल टू क्या होगा? हेड। टेल किधर होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। एंड हेड किधर होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की। तो डाइपोल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और हमेशा डायरेक्शन का डाइपोल किधर से किधर होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू किधर बेटा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। बोलो हाय ना। इसलिए डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी भी कोई, अब समझो ये डाई एटॉमिक थे तभी तुमने निकाल दिए ना। और समझो कोई पॉली एटॉमिक होते तो सब बॉन्ड का अपना एक डाइपोल होता और ओवरऑल वेक्टर सम करते तब एक नेट डाइपोल होता। इसलिए डाइपोल समझने के लिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। हाँ या ना? क्योंकि ताकि वेक्टर सम तुम इसका इजीली क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल का कौन सा नेचर होगा? पोलर नेचर। उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा? आयनिक नेचर होगा। पोलर नेचर को ही आयनिक नेचर बोलते हैं। बोलो है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें पोलर नेचर होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? आयनिक करेक्टर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? लेट अस समराइज व्हाट इज डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? तुम कहोगे किसी भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा, उतना ज़्यादा उसमें पोलर नेचर होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें सर आपने कहा कि मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस। बोलो है ना। और डिस्टेंस क्या होगा? बॉन्ड लेंथ के बराबर ही होगा। और बॉन्ड लेंथ कल क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बोलो ना हाँ ना। और क्या होगा? चार्ज, जो सेपरेशन ऑफ क्या होगा? चार्ज होगा। और दूसरा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमेशा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। बोलो हाँ या ना। क्या हर एक बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बोलो। तो अगर कोई डाई एटॉमिक है तो डाई में दो ही हो सकता है, होमो और हेट्रो। डाई में दोनों हो सकता है। कौन सा बेटा? होमो और हेट्रो। होमो है तो सेम एटम होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। तो ये नॉन पोलर का मतलब क्या होगा? इसका म्यू कैसा हो जाएगा? 0। और इसका जो म्यू डाइपोल मोमेंट म्यू होगा ये कैसा होगा? नॉन जीरो। क्योंकि म्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं किसी पॉली एटॉमिक की बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूँ, एक एग्जाम्पल ले लो। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं NH3। ये एग्जाम्पल से ही तुमको समझ में आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं NF3। दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगा। 4+1 वाला कॉम्बिनेशन है। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर पिरामिडल। क्या इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। इसका अगर मैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। इस पे एक क्या होगा? लोन पेयर। बाकी क्या होगा? 3 हाइड्रोजन एटम होगा और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 105 डिग्री। 109.5 टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है। एक लोन पेयर आया 2.5 से कम होगा, 107 डिग्री होगा। बोलो ना हाँ या ना। दूसरी एक और बात, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अभी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, यही होगा। और अगर वैलेंस पे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी से तुम देखोगे तो ट्रायंगुलर पिरामिडल 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में देखो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तुम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में देखो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में पोलर नेचर होगा। अरे होगा ना। इस पे कौन सा चार्ज आएगा?
डेल पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, डेल निगेटिव। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, बोलो हाँ या ना। इस बॉन्ड में डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। इस बॉन्ड में डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, देखो ये तो डाइपोल बॉन्ड का हो गया। अब आ गया नाइट्रोजन एंड लोन पेयर का, किसका आ गया। तो हमेशा डाइपोल का डायरेक्शन एटम टू लोन पेयर के टूवर्ड्स होता है। किधर से किधर होगा, एटम टू लोन पेयर के टूवर्ड्स। तो देखो इसका नाइट्रोजन और लोन पेयर का डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स लोन पेयर। और यहाँ पे देखो इसका डाइपोल टूवर्ड्स लोन। अब ध्यान से समझना, वेक्टर लगाना है अपने को। अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो डाइपोल है, 3 डाइपोल ऐसा था, किधर की तरफ होगा, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल 107, और तीनों डाइपोल ऊपर की तरफ है, तो तीनों का वेक्टर सम में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। तो इन तीनों का अगर डाइपोल में लिखूं, मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूं। अगर मैं इन तीनों के डाइपोल को समराइज करके लिखूं, इन तीनों के डाइपोल को ध्यान से समझना, तो ये तीनों का डाइपोल ऐड होगा, और किधर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। ये एन और एच के बॉन्ड का डाइपोल है, और नाइट्रोजन और लोन पेयर का डाइपोल, दोनों डाइपोल ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। लेकिन इस केस में देखते हैं फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के बीच का, ये तीनों बॉन्ड का जो डाइपोल होगा, ये किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और नाइट्रोजन और लोन पेयर का, अब एक्चुअल में दोनों का नेट फोर्स यहाँ पे ऐड होगा, तो बोलो ना ऐड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं नेट डाइपोल लिखूं, क्या लिखूंगा, तो नेट डाइपोल दोनों ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस डाइपोल को बोलेंगे एडिटिव डाइपोल। अरे नेट डाइपोल होगा तो कुछ ना कुछ तो ऐड ही हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो किसका डाइपोल ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अगर इक्वल होता तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अनइक्वल है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या आएगा, डाइपोल ज्यादा होगा, इसका डाइपोल क्या होगा, कम होगा। तो तुमसे पूछे NH3 और NF3 में से किसका डाइपोल ज्यादा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन क्या बेटा, NF3। मतलब NH3 का आयनिक नेचर या पोलर नेचर ज्यादा NF3 से। तो हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं किए, ये कंपेरिजन किए। क्या किए, तो ज्यादा तो तुम यहाँ पे कंपेरिजन का ही क्वेश्चन आएगा कि किसकी पोलरिटी ज्यादा है, किसका डाइपोल जीरो होगा, किसका नॉन जीरो होगा। बोलो ना हाँ या ना। डाइपोल का एक पिक्चर क्लियर हुआ, तब टॉपिक डाइपोल पे आए। तो टॉपिक डाइपोल क्या कहता है, ध्यान से समझना। डाइपोल मोमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, पोलरिटी इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। बस मैं एक बार रीड कर देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला कहता है पोलरिटी ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट। अब इस लाइन में किसी समझाने जैसा कोई बात रहा नहीं। दूसरा कहता है फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलरिटी पाउलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट। कोई भी कंपाउंड में कितना ज्यादा पोलरिटी है, कितना ज्यादा आयनिक नेचर है, इसी को समझाने के लिए पाउलिंग एक साइंटिस्ट है, लिनियस पाउलिंग पूरा नाम है, जिन्होंने डाइपोल मोमेंट दिया। क्लियर है। तीसरा कहता है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो गया, एंड क्या बेटा, डिस्टेंस Q इंटू डू बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड एज क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट। इज कॉल्ड क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट। ये भी बात समझ में है। और डाइपोल इज इक्वल टू Q इंटू डी, ऑलरेडी ये मैं दिखाया भी हूँ, यहाँ भी स्ट्रक्चर से। ये डाइपोल मोमेंट म्यू जो होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये Q इंटू डी के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, D क्या है, डिस्टेंस, म्यू क्या है, डाइपोल। एरो क्यों लगा दिया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या बेटा, डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू, मतलब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, या पॉजिटिव टू निगेटिव, एंड फ्रॉम द सेंट्रल एटम टू क्या बेटा, लोन पेयर। ऑलरेडी सब बात तुमको बता दिया, बस रीड करना बाकी रह गया। अब यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डीबे। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, डीबे। और यहाँ पे जो भी चीज हम लोग लेते हैं वो CGS में लेते हैं। किस में लेते हैं, सेंटीग्राम एंड क्या बेटा, सेकेंड। 1 डीबे इज इक्वल टू होता है
10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU किसका यूनिट है? चार्ज। और सेंटीमीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस। अरे सीजीएस यह लेते हैं ना, सेंटीग्राम सेकंड, चार को यूएस में लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, बोलो हाँ है ना। तो 1 जो डिबे होता है वो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ में आया इतनी बात? कोई दिक्कत? आ जाओ टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। फिर बात आती है कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ, जिसमें पहला कौन सा लिया? डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब कितने एटम से बना होगा? 2। मेड अप ऑफ 2 एटम्स। पहला ले लिया होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक है, दोनों सेम एटम होंगे, डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा क्या? नहीं। डाइपोल कितना होगा? 0। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। देखो यही है, बोलो। ये एग्जांपल है, N2 है, O2 है, H2 F2 है, Cl2 है। क्या कोई दिक्कत? बोलना हाई ना। डायटोमिक में दूसरा कौन सा? मतलब 2 अलग अलग एटम होगा तो पोलरिटी तो होगा ही होगा। तो क्या डायटोमिक में हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कभी भी पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? 100% पोलर ही होगा। क्या गलत कह रहा हूं क्या? डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो, चार्ज क्या होगा? नॉन जीरो। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोलर होगा। तो यहाँ पे देख लो, HF है, HCl है, HBr और HI है। तुमसे पूछूं किसका डाइपोल ज्यादा होगा? HF का ज्यादा होगा। बोलो भाई ना। यहाँ पे मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछ के फंसा दूं, फंसाओ। देखो ये HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। क्या कंपेयर करना है? बॉन्ड लेंथ। देख यहाँ HF से HI तक जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्यों? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो H और I का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। डाइपोल किन चीजों पे डिपेंड करता है? इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीजेस। म्यू किसके बराबर होता है? म्यू इज इक्वल टू, तो D तो यहां बढ़ रहा है ना। सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो H और I के बीच में होगा और सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा? H और F के बीच में। तो अगर डिस्टेंस से देखोगे तो इधर से इधर जाने पे डाइपोल बढ़ रहा है, और अगर चार्ज पे देखोगे, डेल प्लस एंड डेल माइनस पे देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? चार्ज ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना। तो जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है डिस्टेंस बिटवीन द एटम, इसलिए HI का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तुम पूछो क्यों? तो जितने भी बॉन्ड लेंथ होते हैं दे आर इन एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ तो वैसे भी छोटा है, और छोटा में छोटे का अगर कम ज्यादा हुआ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वैसे भी छोटा है। तो चार्ज डिफरेंस ज्यादा है किसमें? HF में। तो HF का पोलर नेचर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। बोलो ना हाँ या ना। डायटोमिक हो गया। अब चाहे ट्राई हो टेट्रा हो, हम लोग पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉलीएटॉमिक। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहा है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तुमको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल प्रेजेंट इन द क्या बेटा? मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, जैसे अभी हमने देखा था NH3 NF3 में, तो सबका वेक्टर सम लेकर के म्यू नेट आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया BCl3। क्या ले लिया? मैं फ्रेश एग्जांपल ले लेता हूँ। BCl3 है ना एग्जांपल में। BCl3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है 120 पे। तो 3 क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बेटा। बोलो। अब बोरोन एंड क्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बोरोन एंड क्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका डाइपोल इधर की तरफ, इसका डाइपोल इधर की तरफ, इसका डाइपोल इधर की तरफ। बोलो हाँ या ना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या ये बॉन्ड का नेचर पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। अब 3 फोर्स 120 पे एंगल पे, सबका म्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, सबका क्यू इंटू डी सेम होगा, क्योंकि एटम सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, सेपरेशन ऑफ चार्ज सेम है। अगर वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा 3 फोर्स अगर इक्वल एंगल पे लग रहे हैं, इक्वल फोर्स इक्वल एंगल पे, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है,
सबके बीच में एंगल 120, 120 और 120। तो बताओ एफ नेट कितना होता है? 0। बोलो। अरे 2 इक्वल फोर्स 180 पे एफ नेट कितना? 0। 3 इक्वल फोर्स 120 पे एफ नेट कितना? 0। 4 फोर्स सेम फोर्स 90 पे कितना? एफ नेट 0। तो सबका म्यू नेट कितना हो जाएगा? 0। अगर इसके डाइपोल को मैं μ1 ले लूँ, इसके डाइपोल को μ2 ले लूँ, इसको डाइपोल को कितना ले लूँ, तो तीनों का वेक्टर सम मिल करके म्यू नेट देगा और म्यू नेट कितना हो जाएगा? 0। तो इसका जो म्यू नेट होगा ये कैसा हो जाएगा? 0। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? तो कभी भी आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकालना पड़े तो हर बॉन्ड का, हर डाइपोल का आपको वेक्टर सम लेकर के चेक करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ऐसा नहीं है कि BCl3 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉन्ड में पोलरिटी नहीं, बॉन्ड में पोलरिटी है लेकिन नेट डाइपोल क्या है? 0 है। यही कह रहा है नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। कह रहा है इफ ए मॉलिक्यूल सराउंडिंग एटम आर सेम एंड सेंट्रल एटम डू नॉट contain any lone pair, then dipole moment of a molecule is always 0। जैसे मान लो CH4 में भी टेट्राहेड्रल है, जैसे CH4 में भी देखो चारों के चारों एटम क्या है? सेम, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, नेट डाइपोल सबका 0 होगा। CH के बीच में पोलरिटी होगी, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ एक एग्जांपल से, तुम कंफ्यूज मत होना। CH4 CF4, ये कार्बन है, ये H, ये H, ये H और ये H, ये कार्बन है, ये F, ये F, ये F और ये F। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब ध्यान से देखना, कार्बन हाइड्रोजन में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस केस में इसका डाइपोल इधर की तरफ, इस केस में इसका डाइपोल इधर की तरफ, इस केस में इसका डाइपोल इधर की तरफ, इस केस में इसका डाइपोल इधर की तरफ। बोलो हाँ ना। कार्बन एंड फ्लोरीन में इसका डाइपोल इधर है, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर। बोलो। तो भी इक्वल फोर्स इक्वल एंगल पे है। अरे 2 फोर्स ऐसे समझना वेक्टर में, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एंगल 180 है तो भी नेट फोर्स 0, और एक फोर्स या तो पुलिंग या ये फोर्स इधर, ये भी फोर्स इधर, एंगल कितना है? 180। तो ऐसा नहीं है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कार्बन फ्लोरीन में पोलरिटी नहीं है, लेकिन नेट डाइपोल क्या होगा? 0, क्योंकि सारे एटम सिमेट्रिकल है। इक्वल फोर्स इक्वल एंगल पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। बोलो हाँ ना। लेकिन यही में अगर किसी में एक में लोन पेयर आ जाता है तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता क्या? नहीं होता। यही कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सराउंडिंग एटम सेम हो और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा, उसका डाइपोल क्या होगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है इन ए मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 1 लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर देन 1 क्या है? लोन पेयर है, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी इक्वल टू 0। अगर सिमेट्री बनती है तो 0 होगा, नहीं बनती है तो नॉन 0 होगा। बोलो हाँ ना। एग्जाम्पल में देख लो, XeF4 XeF2। अब तुमको मैं निकाल के बताता हूँ, इसे स्ट्रक्चर छोड़ दो। इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। XeF4 में जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इनर्ट गैस है NH2 NP6, 8 में से कितने बॉन्ड बना लिए? 4। तो देखो ये जेनॉन है, 4 बॉन्ड बना लिए, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिए, तो बचा कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो ये कौन सा केस हो गया? 4 + 2 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऑक्टाहेड्रल का 4 + 2 का केस बना। इस केस में आ जाओ XeF2 में, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 8 में से कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो कितने बचे? 3। तो 3 लोन पेयर हो गए। तो ये केस किसका हो गया? 3 + 2 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 4 + 2 केस कैसा होता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। 2 लोन पेयर आया तो दोनों का लोन पेयर कहाँ चला गया? एक्सियल पे, तो बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये ज्योमेट्री का शेप कैसा था? ये ज्योमेट्री का शेप कैसा है? स्क्वायर प्लेनर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल।
और sp3d2 में तीनों के तीनों अगर लोन पेयर कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल पे, तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर। बोलो हाँ ना। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूलियर होगा तभी हो पाएगा। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ। अब ये कह रहा है स्क्वायर प्लेनर है, तो चारों के चारों फ्लोरीन 4 प्लेन में होंगे, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। तो देखो स्ट्रक्चर यही है। जेनॉन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन। तो देखो हर का डायपोल इधर की तरफ है, बोलना बेटा। इसका डायपोल इसके साथ 180 पे है, कैंसिल। इसका डायपोल इसके साथ 180 पे है, कैंसिल। बोलो हाँ ना। अरे 4 डायपोल, चारों के बीच का एंगल कितना, 90। स्क्वायर प्लेनर में चारों के बीच का एंगल 90 ही होता है ना। लोन पेयर एक ऊपर और एक नीचे, तो इसका डायपोल ऊपर की तरफ, इसका डायपोल नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें। तो इसका जो म्यू नेट होगा कैसा हो गया, 0। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल तो प्लेनर है। क्या मेरी बात समझ में आए। इस केस में आ जाओ, तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। तो देखो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर। लोन पेयर का डायपोल एटम से लोन पेयर के टुवर्ड्स होता है, तो इसका डायपोल इधर की तरफ, इसका डायपोल, इसका डायपोल इधर की तरफ। तीनों लोन पेयर एक दूसरे से 120 पे, 0। इसका डायपोल ऊपर, इसका डायपोल नीचे। यहाँ भी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो म्यू नेट है ये 0 हो गया, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया। शेप निकालो, तुम खुद देख लो। अगर इक्वल डायपोल अपोजिट एंगल पे है तो कैंसिल हो जाएगा, मॉलिक्यूल पोलर होगा। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हर बच्चों को ये चीज़ समझ में आया। इसके लिए तुम्हारा वेस्पर थ्योरी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। कह रहा है इंपॉर्टेंट नोट, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे हैव पोलर बॉन्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो भी उसमें बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। ये बात तो हमने देखा ही है। कहाँ पे, यहाँ भी देख लो। ऐसा थोड़ी है कि BCl में बॉन्ड में पोलर नेचर नहीं है। मॉलिक्यूल में पोलरिटी है, मॉलिक्यूल में पोलरिटी नहीं है, बॉन्ड में पोलरिटी है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। समझ में आया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है बट उनके बॉन्ड क्या हो, पोलर हो। हाँ या ना। कह रहा है ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है क्या बेटा, पोलर बॉन्ड। देखो BF3CCl4SSL, ये कौन सा केस हो गया, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है सबके सब बॉन्ड पेयर सेम एटम के साथ हो तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड में पोलरिटी रहेगी। हाँ या ना। समझ में आ रहा है। किसी भी का स्ट्रक्चर बना करके तुम देख लो। कह रहा है इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे B एंड F के बीच में, बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में पोलरिटी होगी, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में पोलरिटी होगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में पोलरिटी होगी, सिलिकॉन एंड क्लोरीन के बीच में पोलरिटी होगी, कार्बन एंड सल्फर के बीच में पोलरिटी होगी, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पोलरिटी होगी, फास्फोरस एंड क्लोरीन के बीच में पोलरिटी होगी, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, पोलरिटी होगी। मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड में तो पोलरिटी होगी। कह रहा है ए पोलर मॉलिक्यूल मे हैव नॉन पोलर बॉन्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो इसमें हो सकता है कि नॉन पोलर बॉन्ड हो। तो ये भी हो सकता है नॉन पोलर में पोलर बॉन्ड और पोलर में नॉन पोलर बॉन्ड, तो भी मॉलिक्यूल में पोलरिटी होगी। आइए एग्जांपल से देख लो। NH3 का एग्जांपल ऑलरेडी मैं तुमको करके दिखाया था, NH3 और NF3 करके दिखाया था। क्या दोनों में डिफरेंसेस था, तुम डिफरेंसेस समझ लो। अगर समझ पाओ तो समझ ही पाओगे क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। समझ लोगे ना। NH3 का स्ट्रक्चर यही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का किधर से होगा, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन की तरफ। तो इस बॉन्ड का डायपोल किधर होगा, इस बॉन्ड का डायपोल किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ। इस बॉन्ड का डायपोल नाइट्रोजन की तरफ, इस बॉन्ड का डायपोल। तो तीनों का नेट डायपोल टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और लोन पेयर का डायपोल टुवर्ड्स लोन पेयर। इसका नेट डायपोल और इसका नेट डायपोल, इसका नेट डायपोल इधर होगा और इसका नेट डायपोल किधर होगा, इधर। दोनों मिलकर के एडिटिव होगा या नहीं होगा। तो ये डायपोल कैसा होगा, बोलो हाँ ना। PH3 का देख लो, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन का, याद है, फन नकल बियर इश्क पहलवान, याद है। तो पहलवान यही था ना, क्या क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ध्यान से देखना, फास्फोरस इज इक्वल टू क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू क्या, हाइड्रोजन। तो क्या फास्फोरस एंड हाइड्रोजन के बीच में कोई पोलरिटी होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। जो भी डायपोल होगा किसके वजह से, फास्फोरस एटम एंड लोन पेयर की वजह से। तो इसका नेट डायपोल किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा बेटा। तो देखो बॉन्ड में कोई पोलरिटी नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। यहाँ बॉन्ड में पोलरिटी है तो भी मॉलिक्यूल पोलर है।
लेकिन अगर बात करते BF3 में बॉन्ड में पोलरिटी है तो भी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देख लो NF3 में एटम, दोनों एटम के बीच का डाइपोल किधर होगा, टुवर्ड्स फ्लोरीन, किधर होगा, टुवर्ड्स फ्लोरीन, किधर होगा, टुवर्ड्स फ्लोरीन। नाइट्रोजन एंड लोन पेयर का डाइपोल टुवर्ड्स लोन पेयर। दोनों डाइपोल एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव या सब्ट्रैक्टिव बोलते हैं। तो इसका डाइपोल इधर और इसका डाइपोल इधर, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। इस टाइप के डाइपोल को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिव या डिस्ट्रक्टिव डाइपोल, और इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव डाइपोल। तो हमेशा एडिटिव डाइपोल सब्ट्रैक्टिव या डिस्ट्रक्टिव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो ना हाँ या ना। क्या ये सब चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज 1.85। अगर कोई मॉलिक्यूल H2O तुमको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये तुम्हारा क्या है, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, डेल नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव, तो यहाँ एक और डेल नेगेटिव आएगा। बोलो है ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन। तो डाइपोल का डायरेक्शन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर। अब इस केस में इस लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ होगा। बोलो, तो इसका नेट डाइपोल ऐसा होगा कुछ, तो इसका डाइपोल इधर होगा, इन दोनों का भी डाइपोल ऐड होगा, इन दोनों का डाइपोल ऐड होगा। तो कभी भी तुमको अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे दे दे, म्यू ऑफ H2O दे दिया है यहाँ पे 1.5 dB, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल उसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है। दैट मीन्स ये इसका म्यू नेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसका म्यू नेट दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुमसे कंपेयर करने के लिए बोल दे कि कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O एंड H2S, क्या दे दे कंपेयर करने के लिए, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, ध्यान से देख, H2O एंड क्या बोलता है H2S। बताओ किसका डाइपोल ज्यादा होगा, H2O और H2S में किसका ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा है। बोलो है ना। तो H2O ज्यादा पोलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू H2S। पक्की बात। तीसरी चीज कह रहा है एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। जिसका एंगुलर स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। पूछो क्यों, ये भी तुमको समझा देता हूँ। अगर H2O का स्ट्रक्चर देखोगे, ये कल के क्लास में हमने पढ़ा था बॉन्ड पैरामीटर में। बॉन्ड एंगल कंपेयर कर लो, H2O का ज्यादा होगा या H2S का ज्यादा होगा? तो याद कर ले, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। था या नहीं था बेटा? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन या सल्फर? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एंगल इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो है ना। तो कौन ज्यादा एंगुलर होगा? अगर मान लो इसका बॉन्ड एंगल को मैं ले लेता हूँ x और इसके बॉन्ड एंगल को मैं क्या ले लेता हूँ, y। बता x और y में से कौन ग्रेटर होगा? x और y में से y क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी बॉन्ड एंगल x होगा ये y से क्या होगा, कम। तो कौन ज्यादा एंगुलर होगा, H2O ऐसे होगा तो H2S ऐसा होगा। तो कहता है जितना ज्यादा एंगुलर नेचर होगा उसका म्यू नेट उतना ज्यादा होगा। पूछो क्यों? दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो F नेट 2F हो जाता है ना, और दोनों फोर्स अपोजिट में है तो F नेट 0 हो जाता है। तो जितना ज्यादा एंगल बढ़ाओगे नेट फोर्स कम होता है नहीं होता है? तो जितना ज्यादा कम होगा एंगल उसका म्यू नेट ज्यादा होगा नहीं होगा। यही पॉइंट तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके क्या रहा है कि एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। क्या हर एक बच्चों को ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ऑर्डर ऑफ म्यू ऑफ द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर है, CCl4, CaCl3, CH2Cl, CH3Cl। नाम देखोगे तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, 1-क्लोरोमीथेन। हाँ या ना? अब इस केस में तुम देखो डाइपोल कंपेयर करना है तो क्या कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, चारों एटम सेम है, चारों के चारों का हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है। और एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और सेम एटम के साथ है। कार्बन एंड क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन। तो हर का डाइपोल टुवर्ड्स क्लोरीन होगा या नहीं होगा? अगर सबका डाइपोल अगर क्लोरीन के टुवर्ड्स होगा, ध्यान से समझना, तो सबके बीच का एंगल सेम है, तो म्यू नेट कितना होगा? तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर।
इस केस की बात कर लेते हैं, आप ध्यान से समझना। सी है, Cl HNH। इस केस में इसका डाइपोल क्लोरीन के टुवर्ड्स, इसका डाइपोल कार्बन के टुवर्ड्स, इसका डाइपोल, इन तीनों का म्यूनेट ऊपर और इसका भी म्यूनेट ऊपर, बोलो हाँ ना। तो सबसे ज्यादा म्यूनेट इसी का होगा, बोलो हाँ ना। तो इसका जो म्यूनेट होगा इस डायरेक्शन में होगा। देखो एक क्लोरीन है तो म्यूनेट ऐसा है, चारों के चारों क्लोरीन आए तो चारों के चारों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, बोलो। हाइड्रोजन क्लोरीन के थ्रू इधर जा रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के टुवर्ड्स जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का डाइपोल और क्लोरीन का डाइपोल ऐड हो रहा है, लेकिन क्लोरीन आने से डाइपोल बिखर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस केस में देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसका अगर डाइपोल का डायरेक्शन देख लो, किसका डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन देखोगे, कार्बन क्लोरीन में इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल क्या बेटा इधर, दोनों दूर दूर जा रहे हैं ना, तो ये दोनों डाइपोल का नेचर क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव, बोलो। तो जितना ज्यादा क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं डाइपोल डिस्ट्रक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, और इस वाले मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन आ रहे हैं तो तीनों क्लोरीन का डाइपोल तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, दूर जा रहे हैं कम होगा। तो इधर से इधर तुम मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं, मतलब फोर्स बिखर रहे हैं, डाइपोल बिखर रहे हैं, डाइपोल कम होगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा, देन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो ना हाँ ना। नहीं है तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे CH Cl Cl Cl, इस केस में इसका डाइपोल इधर, तो ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बोलो ना हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल किसका होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा डाइपोल होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, पोलर नेचर होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, बोलो ना हाँ या ना। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल टू डिटरमाइन पोलरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, टू डिटरमाइन पोलरिटी और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल तुमको निकालने के लिए कह रहा है। पहला कह रहा है इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन कंपाउंड इज नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कंपाउंड का ही म्यू क्या होगा, 0 होगा, बोलो है ना हाँ या ना। और अगर म्यू 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर ये भी दे दे तो तुम समझ जाओगे कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जैसे CO2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बोलो ना। अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल सिमेट्री है, CO2 और SO2, SO2 पोलर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, जानते हो ना। इसका रिलेशन क्या होता है sp, इसका क्या होता है sp2, बोलो। म्यू की बात करोगे तो म्यू ऑफ CO2 से ज़्यादा किसका होगा, SO2। तो अगर म्यू 0 है तो कंपाउंड पोलर एंड क्या होगा, सिमेट्रिकल। अगर म्यू नॉन 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा, पक्की बात, फिर से बोलो। तो अगर म्यू 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल। म्यू नॉन 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर एंड अनसिमेट्रिकल। ये म्यू बेसिकली है क्या, डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल कभी भी किसी मॉलिक्यूल में, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का ही 0 होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो डाइपोल नॉन 0 होगा, मतलब कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। तो इसके हेल्प से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है तुम पता कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। दूसरा कहता है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस ट्रांसफॉर्म क्या है इसको ध्यान से पहले समझना, इस स्ट्रक्चर पे तुम मत जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ब्यूटीन, क्या लेता हूँ, ब्यूट 2, क्या लेता हूँ एग्जांपल, ब्यूट 2 मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे होगा, सेकेंड कार्बन पे। तो ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करोगे 3 आएगा, sp2। तो ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और sp2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर मैं इस बॉन्ड को बनाऊं तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन कुछ इसी टाइप से होगा 120 एंगल पे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, H, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, H, इधर क्या जुड़ा हुआ है, बोलो है ना। दूसरा एक स्ट्रक्चर में ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एंगल 120 होगा,
यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बेटा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या होगा H। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? दोनों ब्यूट टू ही नहीं है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है। क्या चेंजेस करा है बेटा? एक तरफ देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। यहाँ पे दोनों मीथेन सेम साइड, CH3 सेम साइड, यहाँ दोनों CH3। यहाँ पे तुम देखोगे तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, और यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिमिलर ग्रुप सेम साइड, और यहाँ पे क्या होगा सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? और इसको अपन बोलते हैं सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सिस फॉर्म। दोनों ब्यूटीन ही है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ये सिस टू ब्यूटीन है, ये क्या है? ट्रांस टू ब्यूटीन है। बोलो ना हाई ना। दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अलग अलग होगा, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। ऑर्गेनिक में दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर सिंपल में ब्यूट टू इन दे दूँ तो तुमको समझ पाएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर की बात है? नहीं है। एक मॉलिक्यूल इसमें पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब निकाल के देखना पड़ेगा। देख लो पोलर नॉन पोलर कौन सा है, मैं तुमको समझाता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन में देखो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो डायपोल किधर? इसका डायपोल किधर की तरफ? क्या ये दोनों डायपोल ऐड होंगे या कैंसिल होंगे? ऐड होंगे। 120 पेयर है कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में। ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp2। sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अरे इसके सारे के चारों बॉन्ड सिग्मा है, इसके एक बॉन्ड पाई है। डबल बॉन्डेड कार्बन में s करेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोलो ना हाई ना। तो ये sp3, ये sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कार्बन, ये इस मॉलिक्यूल में देखो इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इक्वल डायपोल है। इस केस में इसका डायपोल इधर, इस केस में इसका डायपोल देखो CH3 का डायपोल 180 पे कैंसिल कर रहा है, इसका डायपोल कैंसिल कर रहा है। तो इसका म्यूनेट कितना हो गया? तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। और इसका म्यूनेट 0 हुआ क्या? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के डायपोल के अपोजिट CH3 का डायपोल आ रहा है, और CH3 के डायपोल के अपोजिट किसका आ रहा है? तो इसका जो म्यूनेट होगा ये क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। तो ये मॉलिक्यूल जो सिस वाला है वो कैसा होगा? पोलर। और ट्रांस वाला कैसा होगा? नॉन पोलर। तो अगर मैं सिंपल ब्यूट टू इन दे दूं तो मैं पोलर नॉन पोलर दूंगा तो तुम ये भी समझ जाओगे कि मैं सिस की बात कर रहा हूँ या ट्रांस की बात कर रहा हूँ, या मैं सिस ट्रांस दे दूँ तो तुम पोलर नॉन पोलर की बात कर लोगे। तो इससे मॉलिक्यूल को पता कर सकते हो ना कि हम दरअसल किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है इफ टू ग्रुप हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट देन सिस आइसोमर्स विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। देखो सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा है कि नहीं है? तो अगर मैं ब्यूट टू इन की बात करूं तो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। हाँ या ना? तो उससे तुम समझ जाओगे कि कौन सिस से कौन ट्रांस है। यही सिस ट्रांस बना करके दिखाया गया है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो इसको क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। जो मैंने समझाया वही बात यहाँ भी। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी बना के दिखाया हुआ है। कह रहा है इफ टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट देन ट्रांस आइसोमर्स विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। अब ध्यान से देख लो ये क्या कह रहा है। अब वहाँ पे क्या था कि दोनों CH3 सेम था, दोनों H और H सेम था। यहाँ पे क्या हो गया? CH3 और एक क्लोरीन है, एक CH3 है, दूसरा क्या है? क्लोरीन है। डायपोल निकाल के देखना पड़ेगा। चलो डायपोल चेक कर सकते हैं ना, तभी तो बता सकते हैं ना बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन में इसका डायपोल, इसका डायपोल, ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस केस में इसका डायपोल, इसका डायपोल, क्या ये दोनों कैंसिल किया? नहीं। CH3 एंड कार्बन में इसका डायपोल, इस और इसका डायपोल। बोलो हाँ या ना? इस केस में कार्बन एंड क्लोरीन में इसका डायपोल क्लोरीन की तरफ, और इस केस में इसका डायपोल। अब ध्यान से देखना, ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो इसका म्यूनेट किधर की तरफ होगा? इस डायरेक्शन में होगा ना म्यूनेट। कुछ गलत कह रहा हूँ? इस केस में ये और ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, और ये दोनों में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे होंगे ना। देखो ना, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल अलग अलग है। कार्बन एंड हाइड्रोजन में पोलरिटी अलग अलग है, कार्बन एंड कार्बन में पोलरिटी अलग अलग है। तो इसका नेट डायपोल किधर हो सकता है? या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर तरफ। फिर इन दोनों का तुम रिजल्टेंट लोगे तो इससे तो कम ही होगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में है।
बोलो ना हाँ या ना। तो जरूरी नहीं है कि सिस और ट्रांस में हमेशा डाइपोल जीरो और नॉन जीरो ही हो, ये भी हो सकता है कि दोनों का डाइपोल नॉन जीरो हो, ये हो सकता है दोनों का जीरो हो, यहाँ पे दोनों का नॉन जीरो, लेकिन इसका डाइपोल इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दोनों में सिस कौन सा है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, क्यों ट्रांस है कि दोनों सिमिलर ग्रुप, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों क्या है अपोजिट साइड है, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम साइड, तो ये कौन सा है सिस। तो देखो यहाँ पे ट्रांस का ज़्यादा हो गया सिस से। नेक्स्ट कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट के हेल्प से ना तुम मॉलिक्यूल का पोजीशन भी बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल किस पोजीशन पे लगा हुआ है। तुम कहोगे सर ये क्या बला है, बोलो समझो, ये मॉलिक्यूल क्या है बेंजीन, ये मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन पे समझो एक क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, तो एक क्लोरीन है तो उसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या होगा, कभी भी बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप है, ध्यान से देखना, दिस इज योर बेंजीन और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला पोजीशन है ये है ना फर्स्ट, देखो 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन को तुम ये सब डिटेल्स में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, तो ये भी कौन सा पोजीशन है ऑर्थो, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो सेकंड पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं मेटा, तो ये भी सेकंड है तो इसको क्या बोलेंगे मेटा, और जो थर्ड पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं पैरा, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी 3 पोजीशन होते हैं। फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो, सेकंड इज कॉल्ड एज मेटा, थर्ड इज कॉल्ड एज क्या बेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, कहीं पे हम एक और क्लोरीन लगा दें तो क्या बोलेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, बोलो है ना। तो ये डाइक्लोरोबेंजीन एक दूसरे से किस पोजीशन पे है पैरा पे, ये डाइक्लोरो एक दूसरे से किस पे है मेटा पे, ये डाइक्लोरो किस पे है ऑर्थो पे, बोलो हाँ या ना। जो बेंजीन है वो आपस में हेक्सागोनल है, बेंजीन आपस में कैसा स्ट्रक्चर होता है, नहीं है तो तुम देख लो, और एक हेक्सागन के बीच का एंगल कितना होता है, मैथ वाले बच्चे कहना 60 डिग्री होता है, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। मैं सिंपल ये बताया कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में टोटल 3 पोजीशन होता है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। ये तीनों डाइक्लोरोबेंजीन है, एक में ऑर्थो डाइक्लोरो है, दूसरे में पैरा है, मेटा है, तीसरे में क्या है पैरा है, बोलो। पैरा है तो दोनों अप ऊपर नीचे होगा तो एंगल 180, अगर मेटा है तो 120 और ऑर्थो है तो क्या बेटा 60 डिग्री। याद रखना है फिजिक्स का एक लॉ कहता है एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है क्या बेटा F, दूसरा फोर्स का एंगल तुम जितना यहाँ से यहाँ बढ़ाता जाओगे, एंगल बिटवीन 2 फोर्स जितना बढ़ेगा नेट फोर्स उतना कम होगा, बोलो ना है ना। अगर 2 फोर्स के बीच का एंगल जितना बढ़ेगा नेट फोर्स क्या होगा कम। तो यहाँ पे एंगल कितना है 60, यहाँ पे एंगल 120, यहाँ पे 80। अब इस केस में देखना ये कार्बन और इस क्लोरीन के बीच का जो डाइपोल होगा किसके टुवर्ड्स होगा क्लोरीन, क्योंकि कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसका भी डाइपोल होगा ये किधर होगा, दोनों के बीच का एंगल कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। तुम कहोगे सर हाइड्रोजन भी तो है बेंजीन में, हर एक कार्बन पे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो अगर मान लो हाइड्रोजन है भी, अगर हाइड्रोजन, तो इस कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन, इसका डाइपोल इधर और इसका डाइपोल इधर, देखो कैंसिल, इसका डाइपोल इधर और इसका डाइपोल इधर कैंसिल, बोलो ना। तो 180 पे है तो दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा नॉन पोलर। यहाँ पे डाइपोल, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, एंगल कितना 120, इस केस में इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, एंगल कितना 60, तो 60 का डाइपोल ज़्यादा होगा। तो अगर तीनों डाइक्लोरोबेंजीन है तो सबसे ज़्यादा डाइपोल किसका होगा ऑर्थो, देन मेटा, सबसे कम किसका पैरा का। ये तो नॉन पोलर, इसका डाइपोल ही 0 है, समझ में आ गया। तो तुमको डाइक्लोरोबेंजीन भी दे दे और तुमसे डाइपोल मोमेंट दे दे तो तुम समझ जाओगे ना कि जिसका डाइपोल ज़्यादा होगा मतलब वो ऑर्थो पे है, उससे कम वाला मेटा पे होगा, और जिसका डाइपोल 0 है वो, बोलो ना हाँ या ना। इस एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल में तुम मॉलिक्यूल के पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यही है, एज द एंगल बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन डिक्रीजेज द डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज।
तो सबसे ज़्यादा अगर डाइपोल म्यू नेट कंपेयर करो, क्या कंपेयर करना है, तो सबसे जीरो किसका होता है, ऑर्थो मेटा पैरा का। तो म्यू नेट सबसे पहले ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन का ज़्यादा होगा, किससे, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, और सबसे कम किसका होगा, क्या मेरी बात समझ में आई? अब तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा, ध्यान से देख बेटा, बात मत कर, अब तक हमने जितने भी पार्ट पढ़े उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट निकाल रहे थे। कभी कभी तुमसे कैलकुलेशन का भी अगर पार्ट पूछ दे कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा आयनिक है या नहीं है, एक तो डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है, तो चार्ज एंड डिस्टेंस देगा, तो Q इंटू डी करोगे तो तुमको डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। और कभी कभी ये भी पूछ होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितना परसेंट आयनिक है, वो भी हम लोग निकालते हैं टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन क्या बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर होगा। अब इस फॉर्मूले से कुछ समझ में भी तुम्हें नहीं आता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है एंड थ्योरेटिकली वैल्यू क्या है, बोलो हाँ ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सा होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, और थ्योरेटिकली कौन सा होता है, जो हम एजम्पशन होता है। जैसे देखो ना, तुम कोई स्कूटी खरीदते हो तो क्या बोलता है स्टैंडर्ड, कि 60 किलोमीटर पर लीटर ये जाएगा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन जब तुम चलाओ तो 60 देती है क्या, नहीं। समझ में आया? तो ये म्यू क्या हो गया, कैलकुलेटेड अपॉन म्यू क्या बेटा, थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, 100, यही तुम्हारा क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक। एक क्वेश्चन कराता हूँ तुमको, इससे क्लियर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर क्या कहता है। करेक्ट, कैलकुलेट म्यू ऑफ HCl, कैलकुलेट म्यू ऑफ HCl, मतलब आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है HCl का। इफ बॉन्ड डिस्टेंस डी कितना दिया हुआ है तुमको, 1.34 कितना एंगस्ट्रॉम, एंड चार्ज कितना दिया हुआ है, 4.8 इंटू 10 के पावर -10। और दूसरा कह रहा है एंड ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू इज 1.08 डी। डी मतलब डिबे, और डिबे किसको बोलते हैं, Q इंटू डी, मतलब किसमें, चार्ज किसमें, ESU, और डिस्टेंस किसमें, तो पहले इस एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लाओ, बोलो ना हाय ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 के पावर -10 मीटर, और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हो गई। तो पहले तो म्यू इंटू डू क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू कौन सा, कैलकुलेटेड वाला, तो क्यू इंटू डी करोगे तो क्यू की वैल्यू कितना, 4.8 इंटू 10 के पावर -10 कितना बेटा, ESU मल्टीप्लाई 1.34 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, यही आया 6.43 इंटू 10 के पावर -18 ESU सेंटीमीटर, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डीबे। तो ये म्यू निकल गया। देखो कभी कभी पूछे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, बस याद रखना डीबे की यूनिट किस में होती है, ESU सेंटीमीटर में, तुमको यूनिट का ध्यान रखना है। 1 डीबे कितने ESU के बराबर होता है, 10 के पावर -18 ESU के बराबर होता है, बोलो ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना, ध्यान से रुक जा, तो एक्सपेरिमेंटल ड्यू म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू एक्सपेरिमेंटल 1.08 डीबे, तो क्या लिख सकता हूँ, 1.08 इंटू 10 के पावर -18 ESU सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल जो अपन कैलकुलेट करते हैं, बोल हाँ है ना। तो म्यू कितना, अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू क्या बेटा 100, बोलो हाँ या ना। तो कितना एक्सपेरिमेंटल,
0.08 इंटू 10 के पावर -18 अपॉन हमने कितना निकाला है 6.43 इंटू 10 के पावर -18 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, बोलो। तो ये 10 के पावर -18 10 के पावर -18 क्या बेटा कैंसिल, तो 1.08 को डिवाइड कर दो किससे, 6.43 से कितना आएगा 1.08 डिवाइड कर दो किससे 6.43 से, कितना आ रहा है इंटू 100 करेंगे तो 16.79 आएगा। तो ये कंपाउंड कितना परसेंट आयनिक होगा 16.97। समझ में आया, कोई दिक्कत, हर एक बच्चों को समझ में आया डाइपोल क्या है। ज़्यादातर तुमको क्वेश्चन कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट पे मिलेंगे, कभी कभी कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट पे पूछे तो भी तुम निकाल सकते हो। बस यूनिट का ध्यान रखना, डीबी इसकी यूनिट होती है जो सीजीएस में होती है, ESU इंटू सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंटीमीटर में इसकी यूनिट होती है। कभी कभी परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्ट भी पूछे तो तुम निकाल सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट योर डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लास्ट थ्योरी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लेक्चर को समझ करके लिखना, कंप्लीट नोट्स बनाना, खुद से पहले कोशिश करना समझने की, फिर आप नोट्स बनाना। क्लियर है, तो भी आपको लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। लेक्चर को आप ध्यान से करिएगा और अच्छे से करिएगा बेटा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।